हेलो हे गाइस। आज के न्यूज़पेपर में 11 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है दी हिंदू का, उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो एडिटोरियल है उसको हम उसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहली है पीएम सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भाई कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें खुद का पैनल, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अब उसका रीज़न देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों है। पहले जब ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिस टाइम पे आप सबको ही पता है ये क्या कंडीशन थी, क्या चीज़ थी, तो उसमें हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक फॉर्म किया, मेहताब सिंह गिल कमेटी, ठीक है जी। अब ये जो मेहताब सिंह गिल है ये एक रिटायर्ड जज है और इस कमेटी में होम सेक्रेटरी ऑफ पंजाब भी थे। तो ये कमेटी ने प्रोड्यूस की रिपोर्ट विद इन 3 डेज, ठीक है। लेकिन उससे वो जो चीज़ है उसमें मतलब उसको रोक दिया गया इंक्वायरीज को। सेंटर ने बोला है कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम अब खुद का पैनल बनाते हैं जो कि इंक्वायरी चलाएगी और जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये पहला न्यूज़ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपने कमेटी का नाम याद रखना है। कमेटी का नाम जनरली कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नंबर 2 जो आज की न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन जो जजेस है उनको पुल आउट कर दिए गए केस से, जिस केस का नाम है कृष्णा वाटर केस, ठीक है जी। लेकिन कृष्णा वाटर केस के साथ में आपने एक चीज़ और क्या याद रखनी है कि कृष्णा वाटर केस है क्या। ये जजेस को निकाल दिया या कर दिया वहां से, वो सारी थोड़ा सा कोई भी एंगल हो सकता है उसमें। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई पॉलिटिकल एंगल, हर एक चीज़ में हम पॉलिटिकल एंगल नहीं ढूंढ सकते। और ये जो हमारे सिलेबस के साथ किस तरह से मैच करेगा, ये इशू है हमारा GS1 का। पहले तो रिवर वाला हो गया, GS2 का हो गया। GS2 में क्या, इंटर स्टेट रिवर जो वाटर डिस्प्यूट्स है उसमें हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो ट्राइब्यूनल है, अगेन दिस इज द इशू ऑफ GS2 जनरल स्टडीज 2, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात हम करते हैं वहां पे। इंटरनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं GS2 में। तो कृष्णा वाटर केस के बारे में आप देखिए, 1969 में एक ट्राइब्यूनल था जिसका नाम था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और ये बनाया गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर। और ये जो एक्ट है ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और ये प्रॉपर आपकी पॉलिटी की बुक में लिखा हुआ है, हमारी पॉलिटी की बुक में। और कोई भी जहां से भी आपने बेयर एक्ट से पढ़ना, बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो, तो आप एक बार इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। तो ये एक्ट बना इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, तो उसके अंदर एक ट्राइब्यूनल बनता है और ये जो रिपोर्ट है 1973 में ये दे देता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम इस एक्ट के अंदर किसी भी ट्राइब्यूनल को पहले बनाते थे तो इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता था और जो डिसीजन है वो फाइनल होता था। इसके ऊपर आप हाई कोर्ट में इधर उधर नहीं जा सकते थे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरवीन कर सकता था अगर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसका, लोगों का, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकता है, ठीक है जी। अब इसमें हमने देखा कि उस रिपोर्ट में कुछ जो वाटर है वो महाराष्ट्र को दे दिया गया, कुछ वाटर कर्नाटका को, और 800 TMC वाटर दिया गया आंध्र प्रदेश को। अब इशू क्या है, जब ये चीज इतने टाइम से चल रही थी तो आज मेजर इशू क्या बन गया। पहली चीज तो जो वाटर फ्लो है वो कम हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अब आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया और तेलंगाना बन गया। तो तेलंगाना खुद का अब पानी मांग रहा है, ठीक है जी। तो अब ये कर्नाटका है, जो कर्नाटका है वो बोल रहा है कि भाई मैं अपना पानी क्यों दूं, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि जो मेकेदातु प्रोजेक्ट का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो भी यही था कि कर्नाटका बोल रहा है कि मेरे पास खुद के लिए भाई पानी पीने के लिए नहीं है तो मैं दूसरे लोगों को क्या दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से कर्नाटका ने आर्ग्यू किया कि ये जो डिस्प्यूट है इसमें मुझे मत खींचो, ये डिस्प्यूट है आंध्र और तेलंगाना के बीच में, जो भी उनके पास था पानी उसको डिवाइड करो और इसको खत्म करो। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट इस तरह से है। अब आपका क्या काम है, आपने आज ही देखना है कृष्णा रिवर को कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, उसकी नदरन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सदरन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कृष्णा कहां से निकलती है, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट आपने देखना है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नहीं देखोगे तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कभी ना कभी, अदरवाइज देख लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 3 जो न्यूज है, मैं पिछले, मुझे लगता है अगर हमने इस चैनल पे 10 वीडियोस डाली हैं इस तरह की डिस्कशन की, तो मैंने 5 बार ये चीज डिस्कस कर चुका हूं मैं हेट स्पीच को लेकर। लेकिन आज दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। हेट स्पीच के जो केस हैं, पहली चीज तो ये कि टॉप कोर्ट ने बोला है इसको अर्जेंटली लेकर आओ भाई, देखते हैं कि हेट स्पीच का मसला क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज मैं व्हाट इज हेट स्पीच के बारे में बात करेंगे। ये यार कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो स्पीच की फॉर्म है, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म है, और बिहेवियर जो अटैक कर रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज यूज कर रहा है विद रेफरेंस टू अ पर्सन और अ ग्रुप, ठीक है। मतलब कोई बंदा बोल रहा है, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो उसका बिहेवियर जो अटैक कर रहा है दूसरे लोगों पे, या लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, और कलेक्टिव जो उसकी आइडेंटिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि रेस हो गया, एथनिसिटी के बारे में बोल दिया, रिलीजन के बारे में, जेंडर के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में।
हम उस चीज को राजे क्या बोलेंगे, हेट स्पीच बोल देंगे। ठीक है जी। तो हेट स्पीच थ्रेटन करती है टू की डॉक्ट्राइन्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो जो मेन कंपोनेंट है उसको क्या करती है, थ्रेटन करती है। नंबर वन, द गारंटी ऑफ इक्वल डिग्निटी टू ऑल। पता कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेंस के लिए हम लिख सकते हैं कि जो इक्वल डिग्निटी है टू ऑल, जो हमारी डेमोक्रेसी का एक डॉक्ट्राइन है, उसको तो थ्रेटन कर दिया। नंबर टू, पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस। पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो उसके बाद में टाइम टू टाइम क्राइटेरिया आता रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए हेट स्पीच को। नंबर वन, एक्सट्रीमिटी ऑफ द हेट स्पीच। देखो इसको हमने तभी, आज मैंने क्या किया, इसको तोड़ के लिखा है ताकि हमें याद रह जाए अगर मेंस में डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन आ गया। तो नंबर टू है इंसाइटमेंट। नंबर थ्री है स्टेटस ऑफ द ऑथर ऑफ द स्पीच। नंबर फोर, स्टेटस ऑफ विक्टिम्स ऑफ द स्पीच। नंबर फाइव, पोटेंशियलिटी ऑफ द स्पीच। नंबर सिक्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच। ये 6 चीजें, जो 6 क्राइटेरिया दे दी गई हैं किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, हेट स्पीच को। तो आई होप पहले तो आपको व्हाट इज हेट स्पीच समझ में आया होगा, नंबर वन। नंबर टू, क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई हेट स्पीच भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं, भी रेगुलेशन है हमारे पास हेट स्पीच को कंडक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। पहली चीज आपको पता होगा, आर्टिकल 19 की जब मैं बात करता हूं, आर्टिकल 19 क्लोज 2 की मैं बात करता हूं, जो पूरे के सारे सिटीजन को एक राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन स्पीच और एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप हमारी कंट्री के खिलाफ ही नारे लगाने लग जाओ और आपने यहाँ पे गंद डाल दिया। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या पता होना चाहिए कि भाई उतना जो हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म ना करे। अगर करेगा तो भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में हमें पावर मिली हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है जी। नंबर टू, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, मतलब कि जैसे सेक्शन 95 हो गया, सीआरपीसी सेक्शन 124A, सेक्शन 153A, 153B, इस तरह के जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड के, वहां पे भी हम हेट स्पीच को जो है एज अ क्राइम हम मान सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कोई भी अलग से प्रोविजन नहीं है किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आया। पहले मैंने बताया व्हाट इज हेट स्पीच। नंबर टू, मैंने बताया कि भाई ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसको ये हार्म कर रहा है, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। आगे देखिए, क्राइटेरिया देखा, फिर रेगुलेशन देखा। अब कॉजेज क्या है हेट स्पीच के, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने लगा हूं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं। और इसमें पॉइंटर इतने हैं कि हमारा मेंस का पेपर में जितने मर्जी पॉइंट लिख दो, 20 मार्कर भी आएगा, अच्छे वे से लिख पाओगे। नंबर वन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे पे रूल किया था, कैसे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना के। अगर आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जो कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग है वो अच्छे वे से दोनों मिलके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में दोनों अलग हो गए। या फिर मैं सर सैयद अहमद खान की बात करूं तो वो बड़ा अच्छे वे से काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में वो भी एक टूल बन गए, किसके हाथ का, ब्रिटिशर्स का। तो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसने एक गैप हमारे अंदर बना दिया है, तो उस चीजों को भाई हम आज भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो उन चीजों में हमने याद रखना है। तो एक तो पहला कॉज ये हो गया। नंबर टू, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिशियंस हैं कई बार क्या करेंगे भाई, इमोशनल टूल्स को मतलब यूज करेंगे कि भाई ये देखो जी यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो गया था है, या फिर बोल देंगे कि हमारे साथ कोई फॉल्स स्टोरीज बता देंगे, कोई न्यूज बता दी, कोई भी इस तरह के इंसिडेंट जो कि उनकी वोट बैंक के लिए अच्छे हैं लेकिन हेटरेट पैदा कर रहे हैं। नंबर थ्री, एक्सेप्टेंस ऑफ हेट बाय द सोसाइटी। अब कई ग्रुप ऐसे हैं मतलब जो कि रिफ्यूजीज को या माइग्रेटेड पीपल को ऐसे देखते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे मेरी इंडिया की बात नहीं करूंगा, इंडिया में तो हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कई कबार हम गलत वे में ले लेते हैं। अगर मैं यूरोप की कंट्रीज में बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम लेवल पे आपको देखने को मिलेगा इस्लामोफोबिया। ठीक है जी, इस्लामोफोबिया आपको देखने को मिलेगा इन दी यूरोपियन कंट्रीज। नंबर फोर, इलिटरेसी। लैक ऑफ एजुकेशन क्या करती है, प्रिवेंट करती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही, तो कई बार क्या होता है कि जो यूथ है वो इस तरफ चला जाता है, हेट स्पीच को सुन के भाई चलो भी वायलेंस करते हैं थोड़ी सी। अब कंसेंसस इन दी सोसाइटी। कंसेंसस इन दी सोसाइटी क्या है कि बहुत हजारों के लोग क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के बेंगलोर को छोड़ने लग गए थे। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारी करंट अफेयर की। तो 1000 ऑफ पीपल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लिविंग इन बेंगलोर, क्यों गुवाहाटी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि रूमर्स ये फैल गए थे कि भी उनको वायलेंस मतलब टारगेट किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बेंगलोर में मारा जाएगा। तो भाई इस तरह की जो चीजें हैं तो ये बड़ी बुरी हैं। नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है प्रेजुडाइस एंड बायसनेस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है कि विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ रैशनल। ठीक है जी, रैशनैलिटी से नहीं हम सोच रहे, लेकिन हमने क्या बोल देना कि हाँ हाँ ये ठीक है जी।
ठीक है, तो जैसे कि 704 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल इन द दिल्ली इन 3 years, ठीक है। इट कैन इंसाइट हेट क्राइम अगेंस्ट देम विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन दी कल्प्रिट एंड इनोसेंट। अगर इतने क्राइम्स के केस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मतलब अगेंस्ट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए दिल्ली में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने यही बायसनेस बना लेने कि भाई यही सारे लोग क्राइम करते हैं, ठीक है। फिर नंबर 7 पैट्रियार्की की अगर हम बात करें तो ऑनर किलिंग ऑफ विमेन, ठीक है ना। ऑनर किलिंग आप सबको पता है कि भाई बोल देते हैं कि भाई इस अपर कास्ट की लड़की ने किसी और के साथ शादी कर ली, हमारा तो भाई जो ऑनर है उसको ही इसने नीचे गिरा दिया, इसको मारो भाई, ठीक है। तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो भी इस तरह की चीजों को आगे लेके आता है। फिर हमने इसके भी एग्जांपल लिखे हैं पैट्रियार्की की। फॉर इंस्टांस इन 2010 व्हेन निरुपमा ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म वाज किल्ड बाय हर फैमिली मेंबर इन झारखंड फॉर प्लानिंग टू मैरी हर बॉयफ्रेंड फ्रॉम अनदर कास्ट। भाई लोग इस तरह की जो चीजें हैं इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बढ़ता जाएगा ऐसी चीजों का, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी में भी आप पॉइंट ये जो है इसको कोट कर सकते हो। आगे देखिए नंबर 8 लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज। जो मैंने अभी बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी और जगह पे हमारी कोई अलग से कोई प्रोविजन है इस चीज के लिए, वो भी एक निकम्मी चीज है। 9th नंबर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में देखो फायदा तो बहुत है, हम आज न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया की हेल्प से। मतलब सोशल मीडिया की हेल्प का तो क्या कि एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पर हम डाल देंगे सोशल मीडिया आगे उसको और हम डाल देंगे भाई, ये फैला देंगे चीज़ों को। लेकिन यार ये जो मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, आपको याद होगा 2013 में, अगर आपने उसका कुछ था आपके पास, तो वो किस बेसिस पे थे? फेक न्यूज़ के। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा बेस था मुजफ्फरनगर राइट्स का, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे क्या है? चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग हेट स्पीच। अगर हम हेट स्पीच को रेगुलेट करते हैं तो पहली चीज़ तो फ्रीडम ऑफ टू जो स्पीच है उसके लिए आ जाता है। फिर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना पड़ेगा हमें। अगर हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाएंगे तो कई बार उसको किसी किसी ज्योग्राफीज में मिसयूज भी किया जा सकता है। फिर प्रिवेसी रेगुलेशन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अब इस चीज को हमने हर एक एंगल से डिस्कस कर लिया, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। पहली चीज कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए यूज करने का। डिजिटल सिंगल मार्केट है, बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे लोग आ चुके हैं, लेकिन प्रोलिफरेशन इतनी नहीं होनी चाहिए हेट स्पीच की सोशल मीडिया पे, नंबर 1। नंबर 2 प्यूनिटिव एक्शन, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्ट होना चाहिए, शुड बी टेकन अगेंस्ट सच इंडिविजुअल एंड पार्टीज जो कि हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। वैल्यूज, ये सबसे बड़ी चीज, और जिससे जो हमारी सोसाइटी है वो चेंज आएगी। वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए। एक मिनट में इंटॉलरेंट थोड़ी ना हो जाना है, यार तूने मेरे रीजन को ऐसे क्यों बोल दिया, वो ऐसे क्यों है, वो ये ऐसे क्यों है, फलाना है ढिमकाना। भाई हर एक बंदे में ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने आपके रिलीजन को बोल दिया तो पहली चीज तो वो बोल क्यों रहे। तो उसके जो वैल्यूज हैं, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको ठीक करना पड़ेगा भाई हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया वे फॉरवर्ड की बात। फिर आगे जो न्यूज है आज की, नंबर 4 कहते जी 2 लाख मोर गोट जॉब्स इन दी 9 सेक्टर। और इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। तो आपने इस चीज को याद रख लेना है। और ये डेटा देता कौन है? क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे रिलीज्ड बाय यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑन मंडे, ठीक है जी। इस चीज को आपने याद रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपने देखना है। और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2 तरह की, एक तो डिस्गाइज्ड का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे आपने समझना है। मैं बोल रहा हूँ हमारी कंट्री में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। एक तो डिस्गाइज्ड है, जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। और नंबर 2 आपने एक और चीज याद रख लेनी है जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कि स्ट्रक्चर ही ऐसा बन चुका है कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है जो उन दूसरे लोगों को चाहिए, काम देने वालों को। तो 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हो चुकी है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। स्ट्रक्चरल आपको पता ही है भाई, ठीक। नंबर 5 हरियाणा में बोला जा रहा है, ये जो बंदा है, कौन बंदा है? हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इन्होंने बोला, कहते जी आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाई जा रही है यूरिया की। पहली चीज अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला कि फार्मर स्ट्रगल कर रहे हैं यूरिया लेने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बड़ी कतारों में लगना पड़ रहा है। ये तो हरियाणा की बात आ गई, मैं आपको साथ में इसका सप्लीमेंट करके देता हूँ। ये हरियाणा में नहीं अकेला, मैं और एक ना चीज है भाई, भारतीय किसान यूनियन जो भी वो प्रोटेस्ट चला इतना टाइम, जब ये हरियाणा और पंजाब दोनों इकट्ठे थे, है ना, इन्होंने प्रपोजल रखा कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। तो यार आप मेन जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो किसान है, जो फार्मर है, वो तो सड़कों पे लाइनों में खड़ा है, पैसे हाथ में पकड़ के कि मुझे यूरिया दे दो, और यूरिया मिल नहीं रहा
है ना। हम जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उस पे हम काम नहीं कर रहे हैं मिलके हरियाणा और पंजाब, लेकिन दूसरी चीजों पे हमने बड़ा काम कर लिया उस टाइम पे। भाई थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट को हम हैंडल कर लिया, हेड कर लिया, इतना लीडर बन गए वहां पे लोग, तो इस चीज को तो सॉल्व करें ना हम। तो इन जनाब ने सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको लेकर आए हैं आगे, कहते जी इतनी इतनी लाइनों में खड़े हो रहे हैं ये लोग। इससे पहले जब डीएपी लेना था, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उस टाइम पे भी यही था। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मिसफॉर्चून की बात है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्या दे दिया इसको, पॉलिटिकल एंगल दे दिया कि भाई ये जो बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है इसने ये किया हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई पंजाब में तो क्या है, पंजाब में तो दूसरी गवर्नमेंट है। ठीक है जी, हम गवर्नमेंट की बात ही नहीं करते, लेकिन यूरिया की प्रॉपर शॉर्टेज हुई है। और जो भी फार्मर यूरिया लेने जाता है किसी की भी शॉप पे, उसको अकेला यूरिया नहीं देते, कहते यूरिया हम तब देंगे जब आप एक्स्ट्रा सामान लोगे हमारे से, कुछ भी। तो भाई इस चीज को जो भी मतलब कोई भी बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करो कि जो किसान यूनियंस बनी हुई हैं, जो फार्मर यूनियन इतना बड़ा प्रोटेस्ट हैंडल करके आ गई, तो ये यूरिया की प्रॉब्लम नहीं ठीक करवा रहे। करवाओ यार इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सामान दोबारा लो जी, दूसरा लो, महंगा लो यूरिया, घूमते रहो इधर उधर, तो ये प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। अब इस चीज को अगर हम यूपीएससी के एंगल से देखें तो यही है कि भाई इस चीज को, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक लिक्विड और कोई नैनो यूरिया बनाया गया था। किसने बनाया था? इफको ने बनाया, IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इन्होंने एक यूरिया बनाया, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो यूरिया है, ये जो न्यूट्रिएंट है, ये लिक्विड है और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ये ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल यूरिया का। जो कन्वेंशनल यूरिया जिसके लिए इतनी मारधार चल रही है, जो हरियाणा में अभी ये बंदा भूपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं, या फिर मैं पंजाब की बात कर रहा था, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये यूरिया है, लेकिन इसकी कंडीशन ही बहुत है। अब किसान भी क्या करे, फार्मर भी क्या करे, इसकी कंडीशन बहुत है। पहली चीज तो इन्होंने बोला ये जो चीज है ये कंटेन करती है 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन इन अ 500 ml बॉटल, जो कि इक्विवेलेंट होएगा टू द इंपैक्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। 500 ml की बोतल आपके पूरे बैग जितना काम कर रही है, तो भाई हम खुद ही इसको ले लें फिर तो यही हम कर सकते हैं, और तो जो फार्मर्स है वो कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपकी जो इल्ड है, मतलब जो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उसको भी बढ़ाएगी, 8% इंक्रीज करेगी। कन्वेंशनल यूरिया नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है। इसकी जो इफेक्टिवनेस है, ऐसा नहीं है कि बिना विदाउट एनी डेटा हम बोल रहे हैं। 11,000 फार्मर्स ने यूज किया है 94 क्रॉप पे, लाइक राइस और वीट, उसके बाद में बोला जा रहा है, उसके बाद में ये आई है। भाई प्लीज इस चीज को देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपने याद रखना है। ये डेवलप कहाँ पे हुआ है? इट हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एट द नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल, गुजरात, इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट टू मीट इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट। अगर इस चीज को हम ठीक कर लेंगे, हमारा जो डेफिसिट है वो भी ठीक होने लग जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम भी ठीक होगी यार। हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो चाहे तो हमारी फार्मर्स, ठीक है, कि इस चीज़ को अडॉप्ट करें अगर ये वाइबल है, एक रिजल्ट मिल रहा है इससे। अदरवाइज यार इस चीज़ को तो ठीक करवाना चाहिए। ये तो शेयर ये हो रही है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर, और जो छोटा फार्मर है वो तो वैसे ही मर गया। ठीक है, अगला देखते हैं। नंबर 6 ये जो है सोशल इम्पैक्ट के बारे में, एनजीओ के बारे में आया हुआ है। अगर आपका दिल करे तो इसको पढ़ सकते हो, GS2 का पार्ट है ये, अगर दिल करे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, तो आज एडिटोरियल ये वाला मैं नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, नंबर 7 न्यूज़ की बात करेंगे। कल मैंने बोला था भाई, किसी ने वो कमेंट नहीं किया जल्लीकट्टू के बारे में, तो मैं आज बता रहा हूँ जल्लीकट्टू है क्या। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव सपोर्ट है एज वेल एज एन इवेंट टू ऑनर बुल ओनर्स हु रियर देम फॉर मीटिंग। ठीक है, तो ये एक रेस होती है जल्लीकट्टू, बुल रेस है ये, और ये होती कहाँ पे है जी? इट इज़ पॉपुलर इन दी मदुराई, तिरुचुरपाली, थेनी, पुडुकोटाई, डिंडिगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नोन एज दी जल्लीकट्टू बेल्ट। Time of the event, it is celebrated in the second week of January during the Tamil Harvest Festival पोंगल। याद रखना है, पोंगल के टाइम पे होता है। अब इसी तरह की एक और चीज़ है कंबाला। कंबाला कहाँ पे? कर्नाटका पे। लेकिन ये बुल रेस नहीं है, ये है बफलो। याद रख लेना। अब इस दोनों के बीच के डिफरेंस यही पूछ लेंगे, कंबाला के बीच में डिफरेंस और जल्लीकट्टू के बीच में। क्लियर होगा ना बात? तो जल्लीकट्टू और अजय कंबाला दोनों को याद रखना है। फिर उसके बाद में हमने बात किया चाइना और श्रीलंका के टाइज के बारे में हमने बात की थी।
इसके बारे में कहते हैं जी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाइना लंका के जो टाइज चल रहे हैं उसको चलने दो। यहाँ पे क्या है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था उसने बोला कोलंबो की जो उसकी रिसेंट विजिट हुई कि इंडियन ओशन आइलैंड नेशंस जो हैं एक प्रपोज फॉर्म नो थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पे आके उन्होंने बोला कोई भी चीज़ इस तरह की ना करें। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम नहीं कर रहे। अब तो जो श्रीलंका के लोग हैं, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, उनको खुद पता चल रहा है कि आपने किस तरह से उनको डेट ट्रैप में फंसाया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने अब क्या देखना, नहीं तो मैं फिर कल ऑब्वियसली जैसे जल्लीकट्टू के बारे में आज बता दिया, कल को इस चीज़ के बारे में बता दूंगा, आरसेप के बारे में। और जो भी बच्चा पता करेगा आरसेप के बारे में, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना है भैया आरसेप क्या है, क्या चीज़, इसका हेडक्वार्टर क्या क्वेश्चन आ सकता है, आरसेप में कौन कौन सी कंट्रीज है ये पूछी जा सकती हैं। आरसेप बताओगे भैया आप। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसका जो लिंक है मैं ढूंढ के आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि एक चीज़ नहीं इसमें डिस्कस की थी, मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की थी। आज के न्यूज़पेपर में अगली जो न्यूज़ है पढ़ने वाली वो थी चिप शॉर्टेज। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था, ये लास्ट न्यूज़ है। चिप शॉर्टेज के बारे में हमने देखा तो यार ये थर्ड वेव आती है, दोबारा से फिर शॉर्टेज आ गई। अब इसका मतलब क्या है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ना राजे, हम इसको यूज़ करते हैं कि ये होती क्या है, बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये जो चीज़ होती है हम उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये प्योर एलिमेंट की बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कंपाउंड्स गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड। राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक सर्व करती हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सर्व करती हैं एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 3 इंटेग्रल पार्ट है कंटेम्प्रेरी ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड गैजेट, एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस का, जैसे कि ईसीजी होगी, मशीन्स एक्सेट्रा। इसकी डिमांड कहते हैं इंक्रीज क्यों होगी एकदम से, कहते हैं इस वजह से इंक्रीज होगी क्योंकि ये जो कोविड है इसने ये जो इसेंशियल एक्टिविटी जो ऑनलाइन चल रही है, कुछ और चल रही है, जो इंक्रीज कर दी है, इंक्रीज होगी। लेकिन इनकी डिमांड इंक्रीज होती हमें ये भी पता चला कि इनकी सप्लाई क्यों कम होगी। कहते जहाँ से ये बन रही थी ना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएसए, वहाँ पे जी लॉकडाउन लगे, पूरे वर्ल्ड में लग गए। तो ये जो चिप मेकिंग की फैसिलिटी है उसको, जो क्रूशियल था उसको बंद करना पड़ेगा, दैट्स वाई। तो अब ये क्या कर रही है आगे, कास्केडिंग इफेक्ट डाल रही है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब कि अगर एक चीज महंगी होगी तो दूसरी चीज भी महंगी हो जाएगी, उसका मतलब ये होता है। या फिर कास्केडिंग का इफेक्ट का मतलब अगर इसकी शॉर्टेज है तो आगे आने वाले कंपोनेंट पे भी क्या पड़ जाएगी, शॉर्टेज। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए जो हमारा ये चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करिए, और अगर ज़्यादा नहीं है तो यार ये फार्मर वाला इशू है ना, जो कि भाई इस तरह से तंग किया जा रहा है, ये वाली चीज़ को प्लीज़ इसको चाहे कटिंग करके अपने आप से शेयर करिए, और ये चीज़ का बारे में आगे पता होना चाहिए। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, कल को इसके बारे में बात करेंगे, अगले न्यूज़पेपर के बारे में।